हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने चारों गैसियस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसेक लॉ और एवोगैड्रो लॉ, चारों गैसियस लॉ को हमने अच्छे से डिस्कस करके और फिर कंबाइंड गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, उसको डिस्कस किया था और R की डिफरेंट वैल्यूज को डिस्कस किया था। R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वो सारी आइडियल गैसेस के लिए R की वैल्यू फिक्स रहती है। ये कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ना होकर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी हर आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होती है। जूल के अंदर 8.314 जूल मोल्स पर केल्विन इनवर्स होती है और कैलोरी में 1.98, जिसको हम अप्रोक्स 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स लेते हैं। एनीवे, आज हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, इसके अंदर मैंने एक प्रेजेंटेशन बना रखा है। अब इसमें ये क्लियर है कि मैंने यहाँ 3 सिस्टम ले रखे हैं, 3 वेसल्स ले रखी हैं जिनका वॉल्यूम है 10 लीटर। यानी ये एक सिस्टम है जिसका वॉल्यूम 10 लीटर है, ये भी वो 10 लीटर का वेसल है, ये भी 10 लीटर का वेसल है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्लियर कर दिया था कि गैस का कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता है, गैस का कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता है। गैस को आप जिस भी वॉल्यूम में डालोगे वो उसके अंदर थ्रू आउट स्प्रेड होकर उसको वो अपना बना देगी। मैंने बताया था कि अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन को 10 लीटर के कंटेनर में डाल दिया तो वो 2 ग्राम हाइड्रोजन का जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो 10 लीटर हो जाएगा। यानी जो कंटेनर है, जो वेसल है, जिस सिस्टम में है, उस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम उस गैस का होगा। यानी गैस का कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखो आप। अगर मैंने उसी 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस को ट्रांसफर कर दिया किसी 2 लीटर के कंटेनर में, तो वो 2 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा उस गैस का। यानी गैस जिस भी कंटेनर में होती है, जिस भी वेसल में होती है, जिस भी सिस्टम में होती है, उसका जो वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। तो अगर मैंने जैसे इस एग्जांपल में 3 डिफरेंट सिस्टम लिए हैं, तीनों सिस्टम्स का वॉल्यूम 10 लीटर है। यानी इसके अंदर मैं जो भी गैस भरूंगा, जितनी भी गैस भरूंगा, ठीक है, वो उस सारी गैस का टोटल वॉल्यूम 10 लीटर होगा, क्योंकि वेसल का या सिस्टम का वॉल्यूम ही 10 लीटर है, तो गैस 10 लीटर से एक्सीड नहीं कर सकती है, क्लोज सिस्टम है। अब मैंने क्या किया, ये तीनों मेरे पास सिस्टम है जिसका मैंने वॉल्यूम अज्यूम कर लिया है 10 लीटर। अब इसमें मैंने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स H2 गैस के डाल दिए, इसमें सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 के डाल दिए, इसमें सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स CO2 के डाल दिए। मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने काउंट करके नंबर ऑफ मोल्स नहीं डाले हैं, मैंने तो अपने हिसाब से इसमें इंसर्ट कर दी है बिना काउंटिंग के। इसमें सर्टेन नंबर ऑफ H2 के मोल्स एंटर करवा दिए, इसमें O2 गैस के कुछ मोल्स इंसर्ट कर दिए, फिल कर दिए। इसी तरह से इसमें CO2 के तीनों वेसल्स का टेम्परेचर 300 केल्विन है। अब यहां NH2 यानी जो भी H2 गैस है उसका वॉल्यूम 10 लीटर होगा, या जो भी O2 है उसका वॉल्यूम 10 लीटर होगा, या जो भी मोल्स हैं CO2 के उसका टोटल वॉल्यूम 10 लीटर है। अब हमने इसका प्रेशर ऑब्जर्व किया, क्योंकि प्रेशर एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी भी है। तो जब हमने इसका प्रेशर ऑब्जर्व किया तो ये प्रेशर 1.5 ATM आया। यहां पर जो प्रेशर आया बेटा वो आया 1.5 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका आया 2.5 ATM और इसका आया 3.5। तो ये अलग अलग प्रेशर आना ये इंडिकेट करता है कि इसमें डिफरेंट मोल्स हैं, और जिस गैस के मोल्स वेसल में ज्यादा होंगे उस वेसल के अंदर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यहां प्रेशर H2 से ज्यादा प्रेशर O2 का, O2 से ज्यादा प्रेशर CO2 का है। तो ऑब्वियसली यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 से ज्यादा O2 होंगे और O2 से ज्यादा CO2 होंगे, यानी यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ज्यादा है और यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कम है इन दोनों के कंपैरिजन में। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कह रहा है ये देखते हैं। अब यहां पर ये कह रहा है कि हमने क्या किया, ये तीनों जो गैसेस हैं जो इंडिविजुअल हैं,
प्योर है, ये इंडिविजुअल गैस है, प्योर गैसेस है। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि इन गैसेस को एक दूसरे वेसल में ट्रांसफर किया। किसमें ट्रांसफर किया? एक दूसरे वेसल में ट्रांसफर किया। इसमें ट्रांसफर किया मैंने इसको, इन तीनों को ट्रांसफर किया। यानी अब मेरे पास इस वेसल के अंदर मेरे पास क्या है? NCO2 है, NO2 है और ये है। यानी अब इसके अंदर मैंने H2 गैस भी डाल दी। कौन सी H2 गैस डाल दी? ये वाली पूरी। ये पूरा का पूरा O2 इसमें खाली कर दिया, ये पूरा का पूरा CO2 इसमें खाली कर दिया। ठीक है। H2O2 और CO2 ये ऐसे गैसेस हैं जो 300 केल्विन पर नॉर्मल कंडीशन में आपस में रिएक्ट नहीं करती है। तो मैंने इसमें 3 डिफरेंट गैसेस इंसर्ट कर दी। यहां पर मेरे पास प्योर हाइड्रोजन गैस थी जो इसमें ट्रांसफर कर दी, पूरी की पूरी यहां से इसमें शिफ्ट कर दी। ये पूरा का पूरा गैस इसके अंदर शिफ्ट कर दिया, ये पूरा का पूरा गैस इसमें शिफ्ट कर दिया। H2O2 और CO2 ये तीनों की तीनों जो गैसेस हैं, ये तीनों की तीनों गैसेस हैं, वो आपस में रिएक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब जब ये आपस में रिएक्ट नहीं करेगी तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सर्टेन रहे, मतलब फिक्स रहेंगे। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल ये 1 मोल ये 2 मोल H2 है तो ये 2 मोल H2 हो जाएगी। यहाँ ये 3 मोल O2 है तो 3 मोल O2 रह जाएंगे। ये 3.5 मोल CO2 है तो 3.5 मोल CO2 रहेंगे। रिएक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स गैस के चेंज होंगे। पर ये तीनों गैसेस जब आपस में मिलके भी रहेगी तो आपस में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, यानी आपस में कोई किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करेगी। तो ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं इस कंडीशन पर, जिस कंडीशन पर हमने इसको रखा है। अब हमने क्या किया, ये तीनों गैसेस इसमें डालकर और इन तीनों गैसेस डाल दिया तो ऑब्वियसली प्रेशर तो बढ़ना ही है, क्योंकि वॉल्यूम वही 10 लीटर है, यहां पर भी वॉल्यूम 10 लीटर है। यानी ये जो 3 वेसल्स हैं वैसी की वैसी सेम वेसल्स हमारे पास बिल्कुल इस तरह की 4th वेसल है ये, जिसका वॉल्यूम 10 लीटर है। ये 300 केल्विन पे रखा हुआ है तो ये भी 300 केल्विन पे रखा हुआ है। अब इसका टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहां प्रेशर में कंट्रीब्यूशन N मोल H2 कर रहे हैं, N मोल O2 कर रहे हैं, N मोल CO2 कर रहे हैं यहां पर। तो जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब हमने इसका जो टोटल प्रेशर ऑब्जर्व किया वो 7.5 आया। हमने इसका टोटल प्रेशर जितना ऑब्जर्व किया वो 7.5 है। और अगर हम इसके इंडिविजुअल वैल्यूज को देख लें, इंडिविजुअल वैल्यू को देख ले तो यहां 1.5 या 2.5 या 3.5, अगर मैं इन तीनों को सम कर दूं तो भी 7.5 आ रहा है। तो डॉल्टन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखा कि ये वाला गैस जिसका 1.5 atm प्रेशर था उसको शिफ्ट किया पूरा का पूरा। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है सारे के सारे इधर ट्रांसफर कर दिए, जिसका टोटल प्रेशर 2.5 था जब वो प्योर थी। इसी तरह से ये प्योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 थे और इसका 300 केल्विन और 10 लीटर वॉल्यूम में जो प्रेशर था वो 3.5 था। और फिर इसने देखा कि अब इसका जो टोटल प्रेशर इसने ऑब्जर्व किया वो आया 7.5। तो इसका मतलब यही हुआ कि 7.5 इन तीनों का सम है। इसका मतलब यह हुआ कि जब N हाइड्रोजन गैस, N मोल हाइड्रोजन गैस गिवन टेम्परेचर और गिवन वॉल्यूम पर जो प्रेशर प्योर फॉर्म में लगा रही है वो यहां पर भी लगा रही है। इसका मतलब इस H2 गैस का जो इस H2 गैस का जो प्रेशर है, इस H2 गैस का जो एक्सर्टिंग प्रेशर है, यानी H2 जो प्रेशर यहां लगा रही है वो यहां लगा रही है, यानी H2 का प्रेशर यहां आने से चेंज नहीं हुआ। H2 का प्रेशर वही रहा जो प्योर फॉर्म में है और यहां पर है मतलब किसके साथ है वो CO2 और O2 के साथ है। तो जब वो CO2 और O2 के साथ है तो भी H2 का प्रेशर 1.5 है और जब वो प्योर है तभी भी 1.5 है। इसी तरह से O2 का जब वो प्योर है, अकेली है, इंडिविजुअल है तो 2.5 है और यहां पर भी 2.5 है। इसी तरह से N मोल CO2 का इन कंडीशन पर 3.5 atm प्रेशर है तो यहां पर भी 3.8
प्रेशर है। तो उसका उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। उसने ये कहा कि इंड्यूसर है प्योर फॉर्म में, जब प्रेशर है और फिर इनको अपन ने मिक्स कर दिया तो भी इन इंड्यूसर गैसेस का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, यानी H2 का जो प्रेशर है वो O2 और CO2 से इंडिपेंडेंट है। O2 और CO2 इसके प्रेशर को कोई चेंज नहीं कर रही है, यहां पे भी 1.5 तो यहां पे भी 1.5। इसी तरह से O2 का जो प्रेशर है वो H2 और CO2 से अनइफेक्टेड है, ये अपना इंडिपेंडेंट प्रेशर जो यहां लगा रही थी वही यहां लगाएगी। इसी तरह से CO2 का। अब यहां दो टर्म आती है बेटा जो मैंने यहां लिख रखी है, तो H2, PS2 और PS2। अब दोनों में देखा जाए तो सिंबल तो सेम ही है, लेकिन मैं इस यहां पर बोलूंगा प्रेशर ऑफ S2, यहां बोलूंगा यहां H2 के प्रेशर को बोलूंगा प्रेशर ऑफ S2, जबकि यहां H2 के प्रेशर को बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ S2। तो प्रेशर ऑफ H2 बोला मैंने यहां पर, तो कब हम टर्म प्रेशर ऑफ H2 यूज करेंगे और कब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 यूज करेंगे ये मैं क्लियर कर रहा हूं। जब किसी वेसल के अंदर प्योर गैस है, उसके अलावा दूसरी नहीं है, उस केस में हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ S2। लेकिन अगर किसी कंटेनर में, किसी सिस्टम में, किसी वेसल के अंदर एक से ज्यादा गैसेस है तो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहेंगे। तो यहां पर बोला जाएगा पार्शियल प्रेशर, नहीं, रॉन्ग, यहां बोला जाएगा प्रेशर ऑफ S2। और यही जब यहां आ गई तो उसका टर्म चेंज हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ S2। यहां टर्मिनोलॉजी होगी प्रेशर ऑफ O2 और यहां पर टर्म चेंज होकर हो जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 या प्रेशर ऑफ CO2, तो यहां उसी टर्म को चेंज करके बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, CO2। ठीक है, तो मैंने ये क्लियर भी कर रखा है कि PS2 प्रेशर ऑफ S2 मींस वेसल है प्योर S2 गैस, पार्शियल प्रेशर PS2 और मैंने इसको बोल दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो मींस वेसल हैव मोर देन वन गैसेस इन विच वन ऑफ द H2 गैस। जब भी हम पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप समझ जाओ बेटा उस केस के अंदर क्या है, उस केस के अंदर वो गैस प्योर नहीं है, अकेली नहीं है, उसके साथ दूसरी गैस भी है। और जब भी हम पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं तो वो हमेशा उस वेसल का, उस सिस्टम का एक पार्ट है प्रेशर का, ठीक है ना। टोटल प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। जैसे मैं यहां बोलूं या पार्शियल या टोटल प्रेशर तो 7.5 ATM है, लेकिन S2 का पार्शियल प्रेशर 1.5 है, तो हमेशा पार्शियल प्रेशर कम होगा टोटल प्रेशर से, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का बोलने का मतलब भी यही है कि बाकी दूसरे गैसेस का भी इसके अंदर प्रेजेंस है और उनका भी प्रेशर है। तो यहां तक ये था डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बुक के अंदर जो इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने सीधी कॉपी पेस्ट ही की है। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है, द टोटल प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ये रहा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल गैसेस का पार्शियल प्रेशर होगा। और मैंने आपको ये क्लियर कर दिया इन इंडिविजुअल गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है, यहां तो पार्शियल प्रेशर होगा और यहां प्रेशर होगा। यानी कहने का मैंने इस डेफिनेशन में एक चीज क्लियर नहीं है जो यहां और आपकी अच्छी क्लियर हो गई कि यहां पर मतलब गैसेस का जो प्रेशर है वो जो प्योर फॉर्म में है और वो जब मिक्सचर में आ गई चेंज नहीं होगा। यानी किसी भी गैस का जो यहां पर प्रेशर है, जैसे H2 का जो प्रेशर यहां है 1.5, वही 1.5 यहां रहेगा। O2 और CO2 पर इसका प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था। अब डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में मैं और आगे डिस्कस करूं तो उससे पहले मैं और आगे डिस्कस कर लेता हूं। तो जैसे मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं तो मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 H2 ले रहा हूं,
तो जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है, वॉल्यूम NH2 RT, यही लिखूंगा मैं। क्यों? V, R और T, यहां पर भी V की वैल्यू 10 है, 10 है, 10 है, 10 है। R तो वैसे ही सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। R की वैल्यू इंडिविजुअल गैस के लिए भी फिक्स है, तो मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस के लिए भी वही रहेगी। यो नहीं है कि यहां R की वैल्यू चेंज हो जाएगी। T 300, 300, 300, 300, इसीलिए मैंने यहां R, T और V के साथ कोई सब स्क्रिप्ट यूज नहीं की है। प्रेशर तो यहां डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, डिफरेंट मोल्स है। अब यहां पर एक तो ये हो गया बेटा। दूसरा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की बात करूं तो अब एक मिनट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NO2 RT अपॉन V। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है बेटा ना। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 RT अपॉन V। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 RT अपॉन V। तो यहां पर H2 तो H2, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मैं यहां इस कांस्टेंट को हटा दूं तो ये क्लियर हो गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एक चीज तो आपकी ये क्लियर हो गई। तो ये, और अगर मैं अब यहां पर डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करूं, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो ये वाली वैल्यूज अगर मैं यहां लगा दूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 यानी NH2 अपॉन RT बाय V प्लस NRT बाय V प्लस NRT बाय V। देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो आ गया मेरे पास H2 की वैल्यू, ये O2 की वैल्यू और ये CO2 की वैल्यू। तो RT कॉमन आ जाएगा, RT कॉमन आ गया। तो मैं RT अगर कॉमन ले लेता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, कॉमन क्या ले लूं, RT अपॉन V। कॉमन क्या ले लूं, RT अपॉन V। तो ये इसका मतलब मैं ये तो ये लिख सकता हूं NT RT अपॉन V। ये इक्वेशन फर्स्ट। NT क्या हो गया, NT हो गया बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो किसका सम हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। इन तीनों का सम को NT का है मैंने। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास PT की वैल्यू मेरे पास आ गई NRT बाय V। T NT। अब अगर मैं क्या करूं, PH2 डिवाइड बाय PT कर दूं। मैंने क्या किया, PH2 को किससे डिवाइड कर दिया, इससे। तो देखो RT बाय V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा NH2 अपॉन NT। अगर मैं इक्वेशन जो फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट के मतलब PH2 अपॉन PT किया, PS2 ये रहा PS2 और PS2 अपॉन PT करूंगा तो RT बाय V से RT बाय V तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2
अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, मोल फ्रैक्शन आ गया। क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स अपॉन टोटल मोल। तो मोल, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया H2 का। तो PH2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन, तो ये वाली टर्म हो जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, वेयर XH2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। तो मैं अब ये लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इनटू टोटल प्रेशर। इसी तरह सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इनटू टोटल प्रेशर। तो ये था डाल्टन्स लॉ बेटा, और डाल्टन्स लॉ से हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गैसेस मिक्सचर में, इंडिविजुअल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, ये रहा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ये रहा मोल फ्रैक्शन, ठीक, इनटू टोटल प्रेशर। तो ये डाल्टन्स लॉ आई थिंक आपका क्लियर हो गया। अब डाल्टन्स लॉ की जो एप्लीकेशन है वो ये है कि जब हम बहुत बार जो गैस लैब में प्रिपेयर करते हैं या हमारे पास कोई गैस है तो उस गैस के अंदर मॉइस्ट होती है, तो अगर हमारे को परफेक्ट गैस का नंबर निकालने हैं, गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो हम डाल्टन्स लॉ यूज करते हैं। देखो गैसेस आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर एंड therefore our moist pressure of dry gas be calculated by subtracting vapor pressure of water from the total pressure of the moist gas which contain water vapor is also। तो मैं क्लियर करूं इसको, रीडिंग आप कर लोगे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक कोई गैस है, इसको आप यूं समझो, ये कोई कंटेनर है, वेसल है, सिस्टम है, और ये वाटर है। और तो ये ब्लू वाली वाटर की वेपर है, ब्लू वाली वाटर की वेपर है, और रेड वाली N2 गैस है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसके अंदर जो टोटल प्रेशर होगा वो वेपर PH2O प्लस PN2 होगा। PH2O क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो यहां पर क्या है, वाटर वेपर भी है और N2 गैस भी है, तो यहां N2 गैस भी है और वेपर भी है। तो अब इस केस में क्या होगा कि N2 जो अगर ड्राई होती तो क्या प्रेशर लगाती, तो हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लेंगे। तो जो यहां पर वाटर जो प्रेशर डालता है, PH2 is called partial vapor pressure of water. PH2 is the partial vapor pressure of water. PN2 is the partial vapor pressure of N2. तो अब हम क्या करेंगे, partial vapor pressure of N2 यानी N2 का एग्जैक्ट कितना है, तो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे को अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई मोइस्ट गैस का टोटल प्रेशर, मोइस्ट गैस का प्रेशर दे रखा है, किसका दे रखा है, मोइस्ट गैस का प्रेशर दे रखा है और वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, तो आप क्या करोगे, टोटल प्रेशर में से वाटर का वेपर प्रेशर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ड्राई गैस का वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें ड्राई गैस का कंसंट्रेशन कितना है, गैस कितनी है उस वाटर वेपर में। वाटर जो प्रेशर लगाता है किसी भी गैस के अंदर मिलकर, ये वाला, उसको हम एक्वस टेंशन बोलते हैं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो ये आप रीड कर लो, एक्वस टेंशन। अब आपको क्या होगा, एग्जाम में यू दिया होगा कि यहां एक्वस टेंशन की वैल्यू 18 mmHg है, 300 केल्विन पर 300 केल्विन
aqueous tension of water is 18 mmHg। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वाटर वेपर का वेपर प्रेशर है वो 18 mmHg है। और मैं क्लियर कर दूं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 760 mmHg होता है मरकरी स्केल पर। तो अगर आपको कभी आ जाए कि 1 atm किसके बराबर होता है, तो हम लिखेंगे 760 mmHg। इस पे बस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं डाल्टन्स लॉ पर। तो प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस A at 27 degree centigrade is found to be 2 bar. When 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask at same temperature, the pressure becomes 3 bar. Find the relationship between their molecular mass. ये NCERT एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा। शुरू के 10 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि हमने क्या किया है, हमारे पास एक वेसल है, इसके अंदर 1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस 1 ग्राम आइडियल गैस ए भरा हुआ है और इसका प्रेशर है, इसका जो प्रेशर है वो है 2 बार 300 केल्विन टेम्परेचर पर। और वॉल्यूम तो वही है, वेसल तो वही है, जब वेसल चेंज नहीं हो रही तो वॉल्यूम वही है। अब इसी वेसल के अंदर हमने क्या किया, इसी वेसल के अंदर 2 ग्राम बी डाल दिया इसी वेसल में। तो अब यहां हो गया 1 ग्राम तो ए है और 2 ग्राम बी है। और यहां पर जो टोटल प्रेशर आ गया, यहां पर जो टोटल प्रेशर आ गया कितना दे रहा है ये बी इंट्रोड्यूस, एंड प्रेशर बिकम्स 3 बार। तो प्रेशर बिकम्स 3 बार, ठीक है, ये दे रखा है बेटा 3, ठीक है। तो प्रेशर बिकम्स 3 बार। तो इसका मतलब यहां पर जो टोटल प्रेशर हो गया, यहां पर जो टोटल प्रेशर हो गया वो हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो अब ए की वजह से तो 2 बार है, तो बी की वजह से कितना होगा, बी की वजह से हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो पार्शियल वेपर यहां हो जाएगा 1। इसका मतलब इस कंटेनर के अंदर जो ए का वेपर प्रेशर है, इस कंटेनर में, इस वेसल के अंदर, अब मैं हटा रहा हूं बेटा, अब यहां पर क्या हो गया, ए का जो प्रेशर है, अब हमको क्लियर हो गया कि यहां पर डाल्टन्स लॉ से क्लियर हुआ कि ए की वजह से तो प्रेशर है 2 बार और बी की वजह से जो प्रेशर है वो है 1 बार। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो जाएगा 1 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ए। मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास का तो रिलेशन निकालना है, हमको गिवन ही नहीं है। बी का कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय एम ए। तो हमारे पास एन ए और एम बी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जस्ट अभी बताया था। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आए थे, क्योंकि यहां पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या आएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए आएगा नंबर ऑफ मोल्स RT अपॉन V, R फिक्स, T फिक्स, V फिक्स, ठीक है। इसी तरह से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या आ जाएगा, NB RT अपॉन V। अगर मैं PA अपॉन PB कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, PA अपॉन PB कर दूं, तो क्या आ जाएगा, PA अपॉन PB कर दूं तो RT से RT बाय V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा NA अपॉन NB। अब मैं, हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, अच्छा इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वैल्यू पुट कर देता हूं सीधा, तक बड़ा करने से मतलब नहीं है, अब समझदार हो बेटा। तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1। Na की वैल्यू क्या है, Na की वैल्यू है
1 डिवाइड बाय MA, और B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, ये रेड वैल्यू B की वैल्यू लिख देता हूं, ये 2 डिवाइड बाय MA, तो 2 डिवाइड बाय MA, MA नहीं आएगा बेटा, B आएगा, B है तो B आएगा, ठीक है, यहां B आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा B। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो MB इक्वल टू क्या आ गया, MB इक्वल टू आ गया 4MA, ये रिलेशन आ गया, MB इक्वल टू क्या आ गया 4MA, दिस इज द रिलेशन। ध्यान से देखो, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, ठीक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट पता नहीं क्यों इसको कर नहीं पाते, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ स्टूडेंट। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बेटा। At 0 degree centigrade, the density of a gaseous oxide at 2 bar is same as that of nitrogen at 5 bar. What is the molecular mass of the oxide? चलो एक बार आप केयरफुली इस क्वेश्चन को रीड करो जब तक मैं बोर्ड वाइप आउट करूं। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन को, और मेरा तो यही रहेगा कि वीडियो को पॉज कर लो और खुद ट्राई करो, खुद सॉल्व करके फिर मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं उसको देखो। तो एट 0 डिग्री, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ गैस, और अच्छा ठीक है, ये उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है डाल्टन्स लॉ से, लेकिन डेंसिटी वाले से रिलेटेड है। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मैं डिस्कस कर चुका हूं आपको, PM/RT, ये फॉर्मूला हम डेंसिटी का निकाल चुके हैं ऑलरेडी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर, मोलिकुलर मास एंड RT, ठीक है, आपको याद होगा मैं शॉर्ट PV इक्वल टू NRT था, PV इक्वल टू NRT था, PV इक्वल टू N की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू RT, V नीचे ले लो, P इक्वल टू M बाय V, RT बाय कैपिटल M, ये क्या था, डेंसिटी था, डेंसिटी इक्वल टू RT बाय M, तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, n की वैल्यू रख दिया, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, इसको इधर शिफ्ट कर दिया और वॉल्यूम को इधर ले लिया, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। अब D इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मैं इस P इक्वल टू D इंटू RT अपॉन M को ऐसे लिख ही सकता हूं, D इक्वल टू PM अपॉन RT। तो ये ऐसे फॉर्मूला आ गया, रिवाइज करा दिया कैसे आया ये फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके बेटा हम रिलेशन निकाल लेंगे। तो अब इसमें क्या हो गया, R और T दोनों ही कांस्टेंट है, R तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो एक तो अननोन गैस है, अब मैं अननोन गैस को गैस A मान लेते हैं, चलो, और दूसरा गैस है हमारे पास N2 गैस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, मोलिकुलर मास ऑफ N2, RT दोनों सेम टेम्परेचर पर है। तो मैं क्या करूं, dA अपॉन dt कर दूं, dA अपॉन dt, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो एक दूसरे से, dA अपॉन dt करूं तो RT से RT कैंसिल होना ही है, तो ये आ जाएगा PA MA PN2 और MH2। अब आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमारे को एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड, अच्छा अब ये क्या बोल रहा है कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन ही कह रहा है कि DA की वैल्यू किसके बराबर है, DA की वैल्यू किसके बराबर है, DN2 की, जी क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। तो जब इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, PA MA इक्वल्स टू PN2 MN2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, PA MA, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, DA अपॉन ये इक्वल होने का मतलब इसकी वैल्यू 1 है, इसको इधर ले लिया है, एक ही बात है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्या निकालना है, MA निकालना है, तो MA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PN2 MN2 MA, ये ऑक्साइड हो गया जिसको A बोल रहा हूं मैं। N2 का मोलिकुलर मास कितना होता है 28, NN 14 14 28, प्रेशर कितना दे रखा है, पहले प्रेशर है तो 2 बार है, PN2 की वैल्यू
ये गिवन है 2 बार, नहीं नाइट्रोजन 8 5 बार, हाँ 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 सॉरी बेटा सॉरी सॉरी वापस कर रहा हूं मैं, एक तो यहां मिस्टेक कर दी, यहां लिखना है मेरे को PN2 और PA है सॉरी, हाँ अब कर लेते हैं बेटा। तो अब क्या हो जाएगा 28 इंटू 5, ठीक है 5 इंटू 28, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है ये रही, और इसकी वैल्यू 28 दे रखी है, PA की वैल्यू 2 दे रखी है, इसको सॉल्व कर लो 2.5 इंटू 28 70, तो आंसर हो जाएगा 70। तो इसका मतलब हमारे पास जो अननोन गैस है उसका जो मोलिकुलर मास है वो क्या हो गया 70 आ गया। अब न्यूमेरिकल करने की देखो सबकी अपनी अपनी अप्रोच हो सकती है, मैं एक अलग अप्रोच से कर सकता हूं, आप एक अलग अप्रोच से कर सकते हो, मोर देन वन अप्रोच मे बी करेक्ट, एक से ज्यादा अप्रोच करेक्ट हो सकती है। तो इसका MS2 70 आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करके फिर क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर ग्राम डिफ्यूजन लॉ पढ़ेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्वस टेंशन वाला। तो देखो 38 ml ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस, वही आगे जो मैं डिस्कस कर रहा था, वर कलेक्टेड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 746.5 mm प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर हमारे को दे रखा है 7। तो गिवन हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है वो लिख ही लेते हैं। तो हमारे पास गिवन कंडीशंस पे को हम ले लेते हैं V1 P1 T1। तो हमारे को गैस कितना दे रखा है, आप क्वेश्चन पढ़ो देखो 30 ml ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये टोटल वॉल्यूम है बेटा V1 30 ml, ठीक है। और अब इस 30 ml ऑफ मॉइस्ट गैस वर कलेक्टेड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 300 केल्विन, क्योंकि इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, एंड 746.5 mm प्रेशर। collect the volume of the gas at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसको हमने कब कलेक्ट किया, अब फाइनल कंडीशन क्या है हमारे पास, फाइनल कंडीशंस बोलो क्या है, V2 P2 और T2, ये फाइनल कंडीशन ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है कि गिवन कंडीशंस है और फाइनल कंडीशंस है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री, ठीक है। अब इसने ये वॉल्यूम तो दे रखा है हमारे को 300 केल्विन पर, अब ये वाला वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ये वाला वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, जब टेम्परेचर हो 273 केल्विन दे रखा है, 0 डिग्री का मतलब 273 केल्विन, और उस समय प्रेशर कितना हो 760 mm। ये बोल रहा है कि हमने 300 केल्विन पर जब मॉइस्ट N2 गैस को कलेक्ट किया तो उसका वॉल्यूम था 38 ml और उसका प्रेशर था 746.5 mmHg। तो हमें ये पूछा है कि अब ये जो गैस है, ठीक है ना, ये जो गैस है, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम कितना होगा, ड्राई गैस का शायद पूछा है, ठीक है। चलो करते हैं, तो वॉल्यूम कितना होगा 760 और 273 पर, ठीक है। ड्राई गैस तो नहीं दे रखा है अभी, लेकिन हम डिस्कस करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या हो गया कि हमारे पास देखो यहां पर ये फिक्स हो गया कि P1 V1 इक्वल्स टू nRT, P1 V1 nRT1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो इनिशियल और फाइनल सेम ही है। नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स तो टोटल इनिशियल मोल्स और टोटल फाइनल मोल्स दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। अब हमारे को एक चीज और ध्यान देनी है, मैंने क्या कहा था, हमारे को ड्राई N2 गैस का वॉल्यूम पूछा है, शायद क्वेश्चन में तक क्लियर नहीं है, पर मैं जो समझ पा रहा हूं वो क्लियर है कि हमको एक्वस टेंशन दे रखा है। तो एक्वस टेंशन दे रखा है, तो एक्वस टेंशन देने की वजह से हमारे पास जो टोटल प्रेशर है वो है H2O प्लस N2 का, जो मैंने अभी बताया
तो N2 का जो एक्चुअल प्रेशर है वो हो जाएगा टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे। तो जब टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर था 746.5, समझना, माइनस 26.5। क्यों किया 26.5? मैं कंडीशन में जो वॉल्यूम निकाल रहा हूं वो वॉल्यूम निकाल रहा हूं ड्राई N2 गैस का, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई गैस, या ड्राई कर दो बेटा, ड्राई गैस एट 0 डिग्री से, ड्राई N2 गैस, ड्राई N2 गैस। अब क्वेश्चन क्लियर कर दिया मैंने, ड्राई N2 गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm। तो ड्राई गैस पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में ड्राई गैस पूछा है, ड्राई गैस नहीं लिखा था तो थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया, लेकिन अब मेरे को क्लियर है कि ये ड्राई N2 गैस के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब हमारे पास जो एक्चुअल N2 का जो प्रेशर है वो हो जाएगा 746.5 माइनस 26.5, तो ये आ जाएगा 720। कितना आ जाएगा? 720। तो मैं क्लियर कर दूं, यहां पर ये तो टोटल प्रेशर है, अब मैंने इस टोटल प्रेशर नहीं लिखना था, यहां लिखना था 720 mmHg। क्लियर? तो अब नंबर ऑफ मोल्स N2 के गिवन कंडीशन पर अगर यहां 10 मोल है तो फाइनल कंडीशन में भी 10 मोल है, तो P1 V1 nRT1 आ जाएगा, यहां आ जाएगा P2 V2 nRT2। तो इसका मतलब P1 V1 अपॉन T1 किसके बराबर है? nR के बराबर है। P2 V2 अपॉन T2 भी किसके बराबर है? nR के बराबर है। और वैसे भी है ना, हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2। तो ये जब दोनों nR के बराबर हैं तो मैं फिर ऐसा लिख सकता हूं, जब दोनों ही वैल्यू nR के बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूं? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब हमारे को V2 पूछा है, तो V2 पूछा है, तो V2 पूछा है हमारे को, तो V2 पूछा है तो ये आ जाएगा P1 V1 T1 तो एज इट इज रहेगा, T2 इधर आ जाएगा और V2 इधर आ जाएगा। तो P1 की वैल्यू हमको दे रखी है 720, P1 की वैल्यू दे रखी है हमारे को, P1 की वैल्यू दे रखी है 720। यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वॉल्यूम लीटर में लेना है, लेकिन V1 अपॉन V2 है, यानी वॉल्यूम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में है, तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां सीधा ही V1 की वैल्यू 38 ml ले लूंगा जो कि ये रहा, और T2 की वैल्यू ले लूंगा मैं, ये रही 273। T1 की वैल्यू ले लूंगा मैं 300, ये T1 की वैल्यू ले लूंगा मैं 300 इंटू V1 की वैल्यू ले लूंगा, सॉरी इंटू V2 की वैल्यू ले लूंगा, सॉरी V2 नहीं आएगा, यहां P2 आएगा, V2 नहीं आएगा बेटा, क्या आ जाएगा? P2 आएगा। तो यहां जो P2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 760। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर मुझे जहां तक याद है 32 पॉइंट समथिंग है, 32.76 ml आ जाएगा इसका आंसर। तो ये देख लो, क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वापस रिवाइंड करके देख लो आप क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ग्राम डिफ्यूजन लॉ डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।